चलिए देखें, इसमें हम बात कर रहे थे कल लास्ट जो सेशन था उस पर कि जैसे ही हम लोग बच्चों को डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, उस पर हम कैसे सेफ्टी तरीके से बच्चों को शिक्षण दें। और उसके लिए कुछ ऐसे कोर पिलर्स डिजिटल कंटेंट के रूप में, सेफ्टी के रूप में और उसके सुटेबिलिटी के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पिलर्स हैं। उस आधार पर आप क्लास में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास की बात हो या बच्चों पर कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट को पढ़ने पढ़ाने की बात हो, तो कौन सी चीज़ें आप फोकस करेंगे अंग्रेजी क्लासरूम में, और उसके लिए शिक्षक को कौन कौन सी जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा। तो पहला चीज़ ये है कि बच्चों में एज अप्रोप्रिएटनेस, अर्थात बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए हम आयु अनुकूलता का ध्यान रखें। देखिए, सबसे आवश्यक चीज़ है कि ऑनलाइन क्लास की बात है या फिर ऐसे कंटेंट जो बच्चे स्वतः खुद में अपने से कर रहे होते हैं, ऐसे में शिक्षक को क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए पढ़ाते समय और कौन से चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो पहला है कि इंग्लिश के क्लासरूम में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी। कंटेंट को हम लोग ध्यान रखें कि कंटेंट अर्थात सामग्री है वो कितना कठिन है, कितना जटिल है, किस आधार पर हम बच्चों को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उस एज के हिसाब से सही है नहीं है। उसके बाद है इमोशनल मैच्योरिटी। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटेंट में उस भावनात्मक रूप से कितने परिपक्व होंगे। अंग्रेजी जो पढ़ाया जा रहा होगा तो सेफ्टी में हम क्या ध्यान रखेंगे, भावनात्मक रूप से कितने परिपक्व होंगे। साथ ही साथ जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव लोड, ये भी चीज़ें भार उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंटेंट के रूप में, भारी भरकम जानकारियाँ दे रहे हैं, शब्दावली हमको पता नहीं है, उसके साथ साथ ऐसे कंटेंट भी हम दिए जा रहे हैं जो उस उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे, वो उसका भी ध्यान रखना है। अब ऐसे में किसी टीचर के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, हम अगर बच्चों को वीडियो ऑडियो कोई कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, जब वीडियो ऑडियो कंटेंट प्रदान कर रहे होते हैं तो उस समय शिक्षक को क्या देखना पड़ेगा, उस समय शिक्षक की जिम्मेदारी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस साहित्य को जो हमने लिखित रूप से प्रदान किया है वो सही है या नहीं, वीडियोस सही है या नहीं, या फिर वो पढ़ने योग्य है, रीडेबिलिटी मतलब वो पढ़ने योग्य है या नहीं। उस चीज़ों को आपको पहले से, शिक्षक को पहले उसको फिल्टर कर लेना है। ये जिम्मेदारी बनती है बच्चों को। हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें, वीडियो दिया जाता है, ऑडियो दिया जाता है या नोट्स पीडीएफ दिया जाता है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे नोट्स पीडीएफ को पढ़े कि उस एज के हिसाब से है कि नहीं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से है कि नहीं, और उसमें क्या कोई ऐसा कंटेंट है जिससे वो बच्चा उस उम्र के हिसाब से प्रभावित हो सकता है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अवॉइड इमोशनली इंटेंस, ऐसे चीज़ों को भी टीचर ध्यान रखे कि वो किसी भावनात्मक रूप से उस पर ज़्यादा ओवरली कॉम्प्लेक्स ना हो, अर्थात या फिर ओवरली कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें ना हो, या फिर वो इमोशनली इंटेंस, कोई ऐसा चीज़ें होती हैं जो हम लिख तो देते हैं लेकिन उसको भावनात्मक रूप से कहना चाहिए कटौती है, ऐसी चीज़ें भी हम उनको ना दें। ये चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी किसकी है, टीचर्स की है, कि हम बच्चों को सेफ्टी चीज़ें प्रदान करें, सुरक्षित चीज़ें प्रदान करें। दूसरा, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस रहती है कि कोई कंटेंट अगर मिलता है बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को, ऑनलाइन कंटेंट मिलता है तो वो कॉपीराइट कॉन्सेप्ट है। कॉपीराइट समझते हैं क्या होता है, पायरेसी समझते हैं क्या होता है सर? कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है कि कोई कंटेंट या जानकारी है, जिसने बनाया है उस कंटेंट को, उसका वो अधिकार है ना। जैसे मैंने एक नोट्स बनाया है, अभी ये वाला ऐसा ही लिखा लिखाया नोट्स छत्तीसगढ़ में किसी के पास नहीं होगा, या कोई ऐसा टीचर खुद से नोट्स बनाता है वैसा नोट्स किसी के पास नहीं है। अगर इस कंटेंट को कोई व्यक्ति क्या करता है, उसका सेम टू सेम प्रतिलिपि बना लेता है और बेचता है, तो ऐसे में जो मूल प्रति होती है, मूल प्रति की विशेषता ये होती है कि उसको क्या किया जाएगा, मूल प्रति की विशेषता ये है कि उसका विशेषाधिकार है कि वो उसको सुरक्षित रखे अपने पास, उसको जिस दाम में बेचना चाहेगा बेचेगा। बहुत सारे बुक्स प्रकाशन किया जाता है ना, आप लोगों ने देखा, अभी कंपटीशन से बुक की बात करें, बहुत सारे ऐसे बुक्स प्रकाशित किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा हार्ड कॉपी में, लेकिन कुछ उसको फोटो खींचकर पीडीएफ बना लेते हैं और सबको भेज देते हैं। जो व्यक्ति
4 साल 3 साल 2 साल मेहनत करके नोट्स मटेरियल तैयार किया होगा, उसको आप फोटो खींच करके किसी को फ्री में बांट दिए, या उसके बदले आप पीडीएफ है पैसा ले लिए, ये उसका अधिकार का हनन है। तो ऐसे चीजें भी बच्चों के सेफ्टी के लिए, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं ना कॉपीराइट क्या होता है, आप लोगों को भी पता नहीं होगा कॉपीराइट की स्थिति क्या होती है, इसलिए जो भी बुक प्रकाशन किया जाता है उसको खरीद कर पढ़ा जाए, ये उसका उद्देश्य होता है, खरीद कर पढ़ा जाए। आप लोग सभी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते होंगे, फोटो कापी भी नहीं पढ़ना है, हम तो फोटो खींच कर बोल रहे हैं, उसका फोटो कापी लोग करा लेते हैं, है ना। 500 की पुस्तक है, 150 में फोटो कापी हो जाता है, तो लोग उसी को खरीदेंगे। और जो व्यक्ति 500 में बेच रहा होगा तो वो तो पूरा बैठ गया ना उसका व्यापार। तो उससे पहले पुस्तक छापते समय वो पहले पेज में एक कॉपीराइट का एक निर्देश डाल दिया रहता है कि इस पुस्तक का किसी भी प्रकार का फोटो कॉपी करना या किसी भी प्रकार का सॉफ्ट कॉपी बनाकर शेयर करना पूर्णतः वर्जित है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और न्यायालय क्षेत्र जो होगा वो हमारे जो जिस क्षेत्र को व्यक्ति है उसी न्यायालय क्षेत्र में वो प्रकरण जाता है। ऐसा लिखा होता है, पुस्तक देखिएगा सभी पुस्तक में @ उसमें लिखा होता है, देखिए ना, फर्स्ट पेज में वो दे दिया जाता है। तो अब देखिए उस पर बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। कुछ ऐसे इथिकल सोर्सिंग है, खासकर इथिकल सोर्सिंग में आप लोगों ने देखा होगा, खासकर जो बड़े बच्चे जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस पे बहुत सारी रिसर्च पेपर जो होते हैं किसी के ना किसी का वो कॉपी कर लेते हैं, उससे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एथिकल सोर्सिंग ऑफ डिजिटल टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियोस, ये चीजें को लेकर के हमको बच्चों पर पकड़ बनानी है, ध्यान से उनको सेफ्टी चीजें प्रदान करना है। अब ऐसे चीजों में यूजेस क्रिएटिव कॉमन्स, हम ऐसे चीजों को उपयोग करें जो रचनात्मक ढंग से हमको मिली है, और रॉयल्टी फ्री मीडिया, कौन से संसाधन का प्रयोग करें, रॉयल्टी फ्री मीडिया का हम उपयोग करें। साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ऐसे चीजें कंटेंट रहते हैं, उस पर हम आभार भी व्यक्त करते हैं। हम बच्चों को इस प्रकार से बनाएं कि उन पर वो आभार व्यक्त करें। साथ ही साथ प्लेगरिज्म, ये समझते हैं प्लेगरिज्म मतलब यही होता है कि किसी का लगातार लगातार छवि बना करके अर्थात इमेज बना करके कॉपी कर करके बच्चों को देना, तो इस चीज का बच्चे अवॉइड करें, इसको टीचर ध्यान रखेगा। तो बच्चों के सेफ्टी के लिए ये भी चीज है। दूसरी चीजें ये होती है, बच्चों पर पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनको कंटेंट दिया जा रहा है, तो डेटा प्राइवेसी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइवेसी। अब ये डेटा प्राइवेसी कैसे काम करेगा, तो इसमें हम क्या करें, प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग ऑनलाइन लैंग्वेज टास्क, जब हम बच्चों को कोई ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां पर ये प्रयास होना चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं उनका जो पर्सनल डेटा है या व्यक्तिगत पहचान है उसको गोपनीय रखा जाए। ये डेटा सिक्योरिटी तो आप लोगों को मालूम होगा ना, बहुत ज्यादा ये प्रचलन में रहता है कि किसी भी व्यक्ति का कई जगह आप लोगों को आधार कार्ड मांगा जाता है, कई जगह आधार कार्ड अनिवार्य किया जाता है, कई जगह पर आधार कार्ड वैकल्पिक रहता है। और कोई अगर जिस क्षेत्र पे आधार कार्ड की आवश्यकता है, जैसे सिम लेने जाते हैं आप, सिम लेने जाते हैं तो अगर सिम लेने के लिए आपको आधार कार्ड मांगा जाता है तो आप नहीं देंगे तब भी चलता है, लेकिन आपसे मांगा जाता है ना आधार कार्ड दे देना, तो आधार कार्ड आपके लिए क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, और वो ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है जिसका कनेक्शन उस नंबर का पूरे के पूरा हमारे जीवन के हर हिस्से में वो आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आपने जिस व्यक्ति को सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड दिया, उसने उस आधार कार्ड का दुरुपयोग कर दिया, है ना। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती है आप दूसरा आइडेंटिटी दे सकते हैं। तो टीचर की जिम्मेदारी कैसे है बच्चों को इसमें इन्वॉल्व होने से बचाने के लिए, तो अवॉइड रिकरिंग पर्सनल स्टूडेंट अकाउंट, हमको जहां पर भी आवश्यकता होती है व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी है उसको छुपाने की, हम छुपा सकते हैं, बता सकते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म से ना जुड़े जो अनवेरीफाई हो। बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं कि
कुछ ऐसे चीज अभी अभी बहुत सारे लिंक के माध्यम से लोग पढ़ाई करते हैं या कनेक्ट होते हैं, या कुछ फेस्टिवल वगैरह आता है तो इसको जोड़िए, 7 लोगों को भेजिए फिर आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आते हैं। एपीके फाइल वाले जो कॉन्सेप्ट सुने होंगे, है ना, एपीके फाइल समझते होंगे। एपीके फाइल ऐसा प्रकार का है जो कोई भी व्यक्ति इसको ओपन करेगा तो सीधा खाते से पैसा गायब भी हो जाता है। तो बहुत सारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। उसके साथ साथ ये है कि आप ये इंश्योर हो जाइए, टीचर इंश्योर हो जाइए कि इंटरेक्टिव बोर्ड्स एंड टूल्स कंप्लाई विथ प्राइवेसी स्टैंडर्ड। जो आप उपयोग कर रहे हैं, जो उपकरण आप उपयोग में ला रहे हैं, क्या वो वेरीफाई है, क्या वो आप उससे संतुष्ट हैं, क्या वो आपके डेटा को, प्राइवेसी को ध्यान में रखेगा। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए वो ऑनलाइन क्लास में और जुड़ते हैं। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी एंड बायस। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होगा डिजिटल साक्षर। डिजिटल साक्षर किसको कहते हैं? साक्षर का मतलब हो गया जो किसी चीज को पढ़ना लिखना जानता हो। डिजिटल साक्षर का मतलब है कि कोई व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी गतिविधि को बेहतर ढंग से संचालित कर सकता है, वैसे व्यक्ति डिजिटल साक्षर कहलाते हैं। तो इसमें क्या काम करेगा? ये क्रिटिकल रीडिंग ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन सूचनाओं को ये अच्छे से पढ़ना और समझना, उसका विवेचनात्मक ढंग से और आलोचनात्मक ढंग से समझना, ये आपके लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर टीचर की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अगर डिजिटल लिटरेसी आप ले रहे हैं, उसमें कुछ पूर्वाग्रह हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम जो व्यक्ति होते हैं वो बिना किसी उसको वेरीफाई किए उसको अपनाते जाते हैं। बच्चों को जो कंटेंट दिया जाएगा उसको सत्य मानेंगे। दो वर्ग हैं जो आजकल सोशल मीडिया में जो चल रहा होता है उसको सत्य मानते, दो वर्ग, एक तो छात्र वर्ग और दूसरा है बुजुर्ग वर्ग। उनको जो भी जानकारी दे दिया है उनको बिना किसी सोचे समझे पूरा पूर्वाग्रह से उसको सच माना जाता है। आपको पता ही होगा कि जितने भी चीजें सोशल मीडिया में चलती है 1 से 2% सही बातें चलती है, बाकी सभी चीजें फेक रहता है। इसको वेरीफाई कौन करेगा? आपको कुछ जानकारी दे दिया गया कि ये चीज लगेगा। अभी कहा जाता है कि एक कॉमन चीज था, अभी एक न्यूज में चल रहा था कि शिक्षक भर्ती के पहले ओबीसी को आय प्रमाण पत्र लगेगा, ऐसा चल रहा था बीच में। अब उसको वेरीफाई किए बिना लोग आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पटवारी परेशान है, जितने पटवारी हैं उसकी वस्तु स्थिति समझिए, लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ मेंशन है नहीं है, सब चीज को ध्यान में रख करके। अभी फिर 1-2 लोग का मैसेज आया था कि जिनका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन है उसी को नौकरी मिलेगा, जो कॉपी में बना हुआ है उसको नौकरी नहीं मिलेगा। तो आप सत्यता की जांच कीजिए, उसके बाद सही ये कौन करेगा जांच? आप सक्षम है, छोटे बच्चे इसकी जांच कर पाएंगे क्या? और बहुत सारे ऐसे चलते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए धार्मिक मुद्दे बहुत सत्यता की बात होती है, और कोई भी मुद्दा है बिना विचारे जो चल रहा है वो चल रहा है। छोटे बच्चों को जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें वो स्वीकार है। इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो इसमें आप शिक्षकों की जिम्मेदारी है गाइड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज, सत्य क्या है असत्य क्या है टीचर की जिम्मेदारी है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा समझते हैं ना, किसी चीज को ऐसे चीज बढ़ा चढ़ा कर लोग बता दिया जाता है। उसके बाद आता है कल्चरल बायस, मतलब सांस्कृतिक रूप से उसको अलग ही तरीके से पूर्वाग्रह ढंग से देखना। ये डिजिटल टेक्स्ट में है तो टीचर उसको बच्चों को अच्छे से गाइड करे कि ऐसा चीज नहीं होता है भाई, अगर ऐसा होगा तो। अभी परेशान हो रहे थे आय प्रमाण पत्र के लिए, बहुत लोगों का फोन आया था। आप समझिए दस्तावेज के बारे में एक जानकारी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति का जो शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पहले हो जाना चाहिए। डिग्री है, डिप्लोमा है, टीएटी है या अन्य जाति निवास प्रमाण पत्र की बात है जो एक बार बनता है ना, वो हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अथवा ऐसा भी लिखा है अन्य शैक्षणिक अर्हताएं या अन्य प्रमाण पत्र भी इसी तिथि के पहले बन जाना चाहिए। तो एक सोशल मीडिया में चल रहा था कि उन्होंने आपने भी उसे ये कहा कि जब सत्यापन होता है तो जो सत्यापन करने वाला जो होता है वो आय प्रमाण पत्र लेता है, तो आय प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए जरूरी होता है। ओबीसी आय प्रमाण पत्र को क्या करेंगे? पेश करेंगे। तो आय प्रमाण पत्र भी इसी तिथि से पहले होने चाहिए, ऐसा एक चला था।
किसी व्यक्ति के द्वारा चला दिया गया था, है ना। अब उसकी सत्यता देखिए, आप उस पर जांच कीजिए। आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है? क्या एक बार बनती है और बनने के बाद वो जीवन भर चलेगा आपका? नहीं चलेगा। वो तो रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को ध्यान में रख करके आय चलता है। दूसरा चीज, समस्त अर्हताएं में वो भी आता है, मान लिया जाए ठीक है कि इस डेट से पहले होना चाहिए। मेरे पास 2010 का है, मैं उसको लेकर जाऊंगा तो वो चलाएगा? क्यों नहीं चलाएगा भाई? आपने तो लिखा इससे पहले होने चाहिए। तो वो बोलेगा कि मैंने कहाँ लिखा है कि इसी वर्ष उस वर्ष का लाना है। तो इस चीजों को आप समझिए और ज्यादा ध्यान पढ़ाई में दीजिए। जो चीजें होंगी वो होंगी। जो ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं या योग्यताएं जो स्थायी होती है और उसी बेस पर आपको नौकरी मिलनी है, वो होती है आपकी मूल अर्हताएं। ठीक है, बाकी अर्हताएं जो है वो समय के साथ आप उसको पेश कर सकते हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला आप लोगों को। तो ये है। साथ ही साथ आप डिजिटल लिटरेसी की बात करेंगे तो हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चों को किस रूप में दें। टीचर सोर्स वेरिफिकेशन। टीचर जो सोर्स उपलब्ध कराया गया है उसमें दो चार चीजें होती हैं। जैसे जो वेबसाइट होते हैं उसमें www डॉट, फिर उसका संस्था का नाम डॉट, एजू लिखा हुआ है तो एजुकेशन से संबंधित है, गवर्नमेंट लिखा है तो शासकीय जानकारी है, वो शासकीय विभाग से संबंधित है, ओआरजी है मतलब किसी संगठन से है, एक्सटेंशन नेम है ये, डोमेन नेम, एक्सटेंशन नेम। तो ये भी चीजें ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो नॉर्मल मैसेज भी आता है उसके भी सामने में जो अक्षर होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उससे पहचाना जा सकता है कि गवर्नमेंट का मैसेज है, प्राइवेट मैसेज है, या किसी एक संगठन का मैसेज है। सब में सामने में कुछ लिखा रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट के में शायद डीएम लिखा होता है, देखें क्या, डीएम। ध्यान देंगे, जो नॉर्मल मैसेज आता है जैसे मौसम के संबंध में कुछ सूचना सबको भेजा जाएगा, तो कुछ हर नॉर्मल मैसेज में एक दो शब्द का कोड होता है। वो दो शब्द का कोड किस संस्था का है, किस गवर्नमेंट का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, पर्सनल है, प्राइवेट है, वो इसका कोड होता है। इसी से आप वेरीफाई करते हैं कि ये मैसेज रियल है कि नहीं है। ठीक, ये चीज था। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, वही बातें फिर से है कि हम कक्षा में एक सुरक्षित उपयोग हेतु शिक्षक क्या क्या ऐसे रणनीति बना सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पहला चीज क्या कर सकता है, वो जो आपके पास पढ़ाने की कंटेंट है उसको पहले वेरीफाई करिए, सत्यापित करिए। उसके बाद देने के बाद अब बच्चों को कुछ और चीजें कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ओपन सर्च, खुले वेब सर्च के बजाय छात्रों को इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू डायरेक्टली एक्सेस प्री स्क्रीन लिंक, पीडीएफ, या फिर कोई ऐसा सरकारी पोर्टल जैसे बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाना होगा हमको वेबसाइट से डायरेक्ट, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है हम लाइव पढ़ा रहे हो और उसमें हम गूगल से कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसको पहले वेरीफाई कर लीजिए कि जिस वेबसाइट का आप पढ़ाने के लिए उपयोग करने वाले हैं, है ना, बच्चों को, वो आप पहले से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से कंटेंट है ना। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जिस वेबसाइट को और जिस ऐसे पोर्टल को खोलना होगा उसको आप पहले से बताइए। जैसे गवर्नमेंट पोर्टल कौन कौन से हमने बात किया था कल, दीक्षा पोर्टल था, स्वयं था, उसके बाद ई पाठशाला था। ये गवर्नमेंट के ऐसे पोर्टल्स हैं जिसको आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये इसमें है प्री स्क्रीन लिंक, पहले से हम उस पर जानकारी रखें कि कौन सा चीजें आप पढ़ाने वाले हैं। शिक्षक के लिए है डिजिटल शिक्षाचार, ये आप लिख लीजिए इसको, ये शब्द उपयोग किया जा सकता है। नेटिक्यूटी, डिजिटल शिक्षाचार, ये होता क्या है डिजिटल शिक्षाचार? आप ऐसी चीजों की स्थापना करिए जो वार्तालाप में एक ऑनलाइन में कैसे कम्युनिकेट में दिख रहा है, तो स्क्रीन को भी देखना है और इसको भी देखना है ना। हाँ, वैसे आज तो पूरी सुरक्षा के साथ इसका इंतजाम किया गया है, फिर भी 1 kg है इसका वेट, है ना।
तो हाँ, बहुत वजन है, तो आप किसी सज्जन को लाइट वेट देना होगा तो दे सकते हैं। चलो भाई पढ़िए, तो क्या लिखा है जल्दी से। सरल भाषा में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ आराम से। पहला तो भाषा की परिभाषा है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड मैसेज। भाषा एक माध्यम है, किसका? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने अपने खुद के विचारों को, आइडियाज को, फीलिंग को, अनुभवों को एक संदेश को हम क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। लैंग्वेज टीचिंग इज समहाउ अ डिफिकल्ट टास्क। इस भाषा को हमको पढ़ाना, खासकर अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना एक शिक्षक के लिए बहुत कठिन टास्क होता है। बेसिकली तब जब कंडीशन बाय द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जब विषय का प्रकृति कुछ अलग हो। हर विषय को पढ़ाने का, हर विषय को समझने का शिक्षक का भी पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है और बच्चों के समझने का भी तरीका अलग हो सकता है। आपने किसी चीज को रिपीट बार बार पढ़ा तो आपको समझ में आएगी। जैसे कल का पहली बार आप पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा, अब ये चीजें जो है आप जिसको दैनिक जीवन में आपने गुजारा है वो चीजें समझ में आएंगी। सो फॉर मेकिंग द टीचिंग इंटरेस्टिंग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण को मजेदार बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीचर कैन टेक हेल्प द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किसी पार्ट को और मजेदार बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता लेता है। अब ये भी चीज है, वाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री का सिलेक्शन करने के दौरान किसी शिक्षक को चाहिए कि वो इंश्योर हो जाए कि वो शिक्षक, जो सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करने वाला है, वो बच्चों के अंदर जो स्किल होने हैं, जैसे रीडिंग स्किल हो गया, उसके अंदर समझ का विकास हो गया, श्रवण कौशल का हो गया, या बोलने का कौशल हो गया, वो डेवलप हो सके। कुछ भी सहायक सामग्री हम नहीं दे सकते। अभी देखें ना, डिजिटल सामग्री को भी हमको कैसे प्रदान करना है, पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग हमको कैसे करना है, सभी चीजें मेंशन किया गया था। तो ये है, तो आखिर क्या है इसमें, फिर से देखिए, इसमें तो हिंदी है। ये एक लाइन है, पहला लाइन है जो आपके क्वेश्चंस बने चुके हैं सीजी टेट और सी टेट में, दोनों में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, ये प्रश्न है क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सहायक सामग्री होता है जिसको शिक्षक अपनी या सुविधादाता क्लासरूम में किसी भी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और अधिक समझ पूर्व बनाने के लिए, है ना, शिक्षक क्या करता है, उसको उपयोग करता है। तो एक प्रकार का उनका एड्स मतलब उनके लिए सहायक उपकरण के रूप में काम करता है ये मटेरियल्स। लेकिन होते क्या है, मटेरियल्स के बारे में फिर से हो कि जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो उसके पास अगर बोर्ड है, उसको बंद कर दीजिए भाई, पूरा पानी भर गया है। एक शिक्षक एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसके पास कुछ चीजें होती हैं जो उनके लिए आवश्यक होती है। पहली चीजें क्या है जो आवश्यक होंगी, पहली चीजें होंगी चाक डस्टर, जो बच्चा पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाएगा तो उपयोग करेगा। उसके बाद जिस विषय को, जिस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ाना होगा, उस पर कॉन्सेप्ट लाना होगा, तो उनके लिए हम टीएलएम का उपयोग करते हैं। इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल के बारे में ये भी चीजें हैं, इट कैन बी, टीचिंग भी होता है, टीचर के लिए भी होता है, तो टीचर लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है। हाँ, टीचर के लिए लर्निंग मटेरियल और टीचिंग के लिए भी लर्निंग मटेरियल, है ना। फॉर टीचर, फॉर टीचिंग, दोनों के लिए उपयोग। दोनों नहीं आएगा, एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों आएगा, दोनों लगा दीजिएगा। हाँ, तो आप जिस सहायक सामग्री का उपयोग करते हो वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके बाद आप क्या उसको आसानी से स्कूल में ले जा सकते हो। अब बच्चों को रेलगाड़ी के माध्यम से पढ़ाना है तो आप क्या रेल लेके आ सकते हैं स्कूल में, संभव ही नहीं है। बस पढ़ाना हो, कार पढ़ाना हो, तो उसके लिए जो आप उपकरण पढ़ाएंगे
वो तो अभी इसका नया टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, टीएलएम के बारे में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक नया कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, वो है लो कॉस्ट टीएलएम, है ना, लो कॉस्ट टीएलएम। और कैसे हम लो कॉस्ट से टीएलएम बनाएंगे उस पर भी हमने बात करना है। तो इतना होना चाहिए कि वो कहीं आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, टीचर बच्चे ला सके, टीचर ला सके, साथ ही साथ कितना छोटा है कितना बड़ा है सबका ध्यान रखना पड़ता है एक टीएलएम में। तो क्या हो सकता है टीएलएम, एक लपेट श्याम पर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, वो आपके लिए सहायक तरह का काम कर सकता है। कोई मैप लेके जा सकते हैं, मैप पढ़ाना होगा तो चार्ट लेके जा सकते हैं, ग्लोब ला सकते हैं, टेप रिकॉर्डर ले जा सकते हैं, किसी चीज को सुनाना होगा, सुनकर बताना होगा तो, है ना, हम किसी चीज को सुनाकर बताएंगे। स्कूलों में टीएलएम उपलब्ध, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, और पहले स्कूलों में फ्री में रेडियो दिया गया था, ठीक है, फ्री में मीना रेडियो सुने हैं, हाँ शायद आप लोग उसको उपयोग किए थे नहीं किए थे, लंच टाइम होता था उसके बाद उसको चलाया जाता था, सब उपयोग किए हैं मीना रेडियो। उसमें एक लड़की आती थी मीना नाम की, और वो कुछ कुछ बोलती थी, उसके बाद रिकॉर्डेड भी रहता था कुछ चीजें, जो अल्फाबेट है गाने के माध्यम से कविताएं हैं उसको बोला जाता था, थोड़ा सा वो बोलने के बाद चुप हो जाता था, उसके बाद बच्चे उसको उच्चारण करते थे, फिर बोला जाता था। फिर धीरे से अब के समय में तो डिजिटल कंटेंट के रूप में क्या चल रहा है पता है अभी, संपर्क डिवाइस नाम का, हर स्कूलों में टीवी उपलब्ध है, नई चीजें हैं, बिल्कुल समझिएगा इसको, टीएलएम का कैसे रोल बदला है। ये जो टीएलएम लिखा हुआ ना, ये अभी किसी काम का नहीं है अब के रेट में। जो टीएलएम में अभी जो रिसेंट चल रहा है संपर्क डिवाइस के नाम से, प्रत्येक स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से टीवी दिया गया है और एक संपर्क डिवाइस दिया गया है। उस संपर्क डिवाइस में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, 5वीं तक सभी क्लास के चैप्टर्स रिकॉर्डेड हैं, उसको समझाने के लिए बेहतर ढंग से बोलने वाले एनिमेटेड वीडियोस हैं, हर चैप्टर के, हर विषय के, हर भाग के उसको चलाना है, बच्चों को दिखाना है। आप चुपचाप बैठे रहिए। तो आप लोगों के मजे हैं अभी जो सहायक शिक्षक बनने वाले हैं, उसको चालू कर दीजिए, बैठिए, वहीं से सीखेंगे। तो टीवी कई जगह उपलब्ध नहीं कराया गया था, तो जन समुदाय से लोग टीवी खरीद करके लगाए हुए हैं, लेकिन होना चाहिए था, और डिवाइस तो चलाना ही है। तो ये ऐसे हैं जो काम करेंगे। ये देख लीजिए विशेषताएं क्या है एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। टीचिंग एड्स कैन बी फाउंड इजिली, शिक्षक जो मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है, वेदर इन अ मार्केट, कहाँ पे मिलेगा, मार्केट में, या फिर कैन बी मेड बाय टीचर और स्टूडेंट, या फिर बच्चों के द्वारा या शिक्षक के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या होना चाहिए, ये ऐसा उपलब्ध है जो मार्केट में भी मिल सकते हैं, बच्चे के द्वारा भी बनाया जा सकता है। सेकेंड टीएलएम की जो विशेषता है ये है टीचिंग एड्स आर चीप एंड इजी टू कैरी, ऐसा होना चाहिए जो सस्ती होनी चाहिए और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर कर हमको लाने ले जाने में सुविधा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तीसरा है टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल एंड एबल टू एडजस्ट टू क्लासरूम सिचुएशन, कक्षा की परिस्थिति के हिसाब से हमको टीएलएम बना करके या खरीद करके लेके जाना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ऐसे टीएलएम का उपयोग स्कूल में करें बच्चों को पढ़ाई के दौरान, जब आप पढ़ा रहे किसी लेसन को, तो उस लेसन से आप उनको एक आनंद पूर्वक और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो हो, ना कि आप कुछ भी चीज लेकर जा रहे हो और जो विषय सही नहीं है उसको बताने का प्रयास करें तो नहीं सीखने वाले हैं। तो जो विषय से संबंधित है, जो उसको कनेक्ट करता हो, जो पाठ से संबंधित है, जो उनको आनंद भी मिलता हो, टीएलएम का मतलब है आनंद पूर्वक पढ़ाना। फिफ्थ है अगर आप टीएलएम लेकर जाते हो और पढ़ाने का प्रयास करते हो तो आप जितना एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहे थे उसमें आपको समय की बचत होगी, एनर्जी की बचत होगी, और जो पढ़ाई का बोझ है एक शिक्षक के लिए जो बर्डन हो जाता है वो कम होता है। ये टीएलएम की खास विशेषता होती है और एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। ये सभी मिलते जाएंगे, फास्ट बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे, बार बार इस चीज को ध्यान रखें। अभी हमने पढ़ा है विशेषताएं, टीएलएम होती कैसी है, क्या विशेषताएं, क्या खासियत है। अभी का जो बात है आखिर टीएलएम
के उद्देश्य क्या है, टीएलएम को किसी स्कूल में रखने के, टीएलएम से बच्चों के पढ़ाने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसका उद्देश्य है। तो हम स्कूल में जब पुस्तक पढ़ा रहे होते हैं तो हर बच्चे पूरे तन मन से इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम टीएलएम लेके आते हैं, कुछ नई चीज लेके आते हैं, मैंने चर्चा भी कर लिया है हिंदी भाषा के समय में, है ना। जब हम टीएलएम लेके आते हैं उस समय, या टीचिंग एड्स हम बनाते हैं, तो जब इसको लेके आते हैं तो बच्चे उसको देखने के लिए एक्टिव मोड में आ जाते हैं, है ना। अब इससे क्या होगा, जब बच्चे सक्रिय होंगे तो जो क्लास चल रहा होता है उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। नॉर्मल जो परंपरागत विधि से आप पढ़ा रहे हो उसमें ये चीजें संभव नहीं हो पाती। जब आप किसी सहायक सामग्री को लेकर आते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके आते हो, तो और जिस विषय का आप पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड ले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होगा, बच्चे की समझ होगी, वो उस चीज को देखेगा जो आप लेके गए हो, और आप पढ़ाएंगे तो उसके बातों को, उसकी जानकारी को बच्चों को देंगे। अब जब बच्चे को पढ़ाया लिया जा रहा है, सहायक सामग्री को दिखा दिया जा रहा है, उससे रिलेट करके समझाया जा रहा है, तो उसको जो वस्तु है जिसको लेकर गए हो और जो चीज आप पढ़ाना चाह रहे हो उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर देखता है। ये इसका उद्देश्य है, ये देखे, ऐसा बच्चों के अंदर समझ आए, ये चीज होता है। उसके बाद है टीचिंग एड्स प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। ये क्या करता है, बच्चों में बहुत अच्छे ढंग से समझने में, सीखने के लिए ये एक रिइंफोर्समेंट का काम करता है। रिइंफोर्समेंट का मतलब समझे से आप लोग, पुनर्बलन का काम करता है। दे मेक द परमानेंट एमंग द स्टूडेंट्स। लर्निंग क्या हो जाता है, सीखना स्थायी रूप से होता है, स्थायी सीखना, स्थायी लर्निंग। आप बोलकर कुछ जानकारियां जो ऐसी होती है, जब बोलकर बता दिया जाता है तो सुन करके कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो इस चीजों को आप देखे रहेंगे, रिलेट किए रहेंगे, तो उसका जो ज्ञान है बच्चे के अंदर सीखने का स्थायी होगा। फोर्थ के बाद आए फिफ्थ, दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड द कंटेंट। ये बच्चों के अंदर, परसेप्शन का मतलब क्या होता है भाई, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की अवधारणा बनना। तो ये बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर किसी भी कंटेंट के प्रति बच्चों के अंदर उसके अवधारणा का विकास करता है, कंटेंट का विकास करता है, उस कंटेंट से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ये उद्देश्य ऐसा लाना टीएलएम का उद्देश्य है, और वो उसके विशेषताएं थी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकते हैं 3 प्रकार के। एक ऐसा लर्निंग मटेरियल जिसको आप केवल सुनते हो, ऑडियो एड्स कहलाएंगे। ऐसा जिसको केवल देखते हो, विजुअल एड्स कहलाते हैं। ऐसे चीजें जिसको आप केवल देखते भी हो, सुनते भी हो, तो इसको आप लोग बोलते हैं श्रव्य सामग्री। उसके बाद आता है दृश्य, और ये होता है श्रव्य दृश्य। ठीक, आपको पहचानना पड़ता है कि कौन कौन से ऑडियो है, कौन से वीडियो है, और कौन कौन से ऑडियो वीडियो दोनों है। ये वीडियो नहीं, विजुअल है, जिसको देख सकते हैं आप ना, वीडियो नहीं है। दृश्य का मतलब जिसको देखा जा सकता है। ठीक, इसी पर देखेंगे, ये भी आ चुका है, तो इसको पे में चर्चा भी किया था, थे ना उस दिन आप लोग, रियलिया के बारे में चर्चा किया गया था, और बताया गया था कि जब अंग्रेजी की क्लास होगी तो हम इस पर बात करेंगे। रियलिया एक प्रकार का ऐसा कंटेंट है, सामग्री है, जब आप किसी बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय आप बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए आप रियल चीजों का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नहीं देना है, रियल चीजों को ही लेकर चले जाते हैं, उससे बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो रियल से क्या बना है, रियलिया। रियल से रियलिया। रियलिया रिफर टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएट विथ एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। रियलिया एक प्रकार का क्या है, ऐसा हमारे पास उपकरण है, या हम बोल सकते हैं सहायक सामग्री, जो दैनिक जीवन में आसानी से हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको क्लासरूम में आप लोग को उपयोग कराना होगा। और इसमें कौन सी चीजें होंगी, जिसको बच्चे पूर्व से परिचित हैं।
तब तो जानेंगे रियल चीज है। इसमें पढ़ाते समय ये एग्जाम्पल आया था, क्वाइन है, मैप है, कोई टिकट है, गाड़ी बस ट्रेन फ्लाइट का, फल है, या न्यूज़पेपर के कुछ ऐसे टुकड़े हैं। इनका उपयोग अगर बच्चों को पढ़ाते समय लाइव कहना चाहिए, भौतिक रूप से उनको दिखा करके समझाना बताना रियलिया कहलाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसी से आपके एग्जाम्पल आएंगे, बाकी तो आप इसको समझेंगे वही है। ये क्या होता है इससे, रियलिया हेल्प in speaking activity by making learners aware of new words, as it helps learners associate words with objects they see in real life। बच्चे जब किसी वास्तविक चीज को देखते हैं, जैसे सेब देख लिया गया, सेब देखने के बाद उनको बताया गया यहाँ से ए होता है ना। आप बताइए, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं ना हम लोग, तो हमको पहला वाला पढ़ाया जाता है कि दूसरा वाला पढ़ाया जाता है ना। आ से, ये रिसर्च पे सिद्ध हुआ है कि ये जो मेथड है वो गलत है। हम बच्चों को शुरुआत से ही एक कॉन्सेप्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आ से अनार ही होता है, ये भाव आता है। अब बाद में अ से और कुछ शब्द आता है तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आ से तो अनार ही होता है, हमने पढ़ा है। तो भाषा विकास में ये देखा गया कि पहले भी, पूर्व के पहले जो पुराने शिक्षक थे वो इस मेथड का पालन कई लोग करते थे। सुने हैं, अनार के बोला जाता था, आम के आ, आप लोग पढ़े हैं, इमली के ई। भले आप लोगों को लग रहा होगा स्थानीय भाषा है, लेकिन यहाँ से मूल है ये। अनार से अनार के आ होता है और आ से आम से भी आ होता है, और आपने आ से आम, है ना। तो आप बताइए, इसमें आपने बच्चों को पहले इसका परिचय कराया कि इसका परिचय कराया? आ से बोल रहे हैं ना आप, तो यहाँ यही भाव है। आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो अनार जो है एक फल है, रियल चीज है, और ये जो फल है इसका नाम जो है अनार है, इसका पहला अक्षर अ है जो वर्णमाला में शुरुआत में होता है, ये है। अब अ से अनार, तो आप पहले अज्ञात चीज बता रहे हैं, अ एक अज्ञात चीज है बच्चों के लिए ना, और दूसरा चीज अ से केवल एक ही चीज बन रहा है। अब अनार के आ भी होगा और आ से जो चीजें होंगी उससे भी आ ही होगा। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे स्कूल में आप कैसे पढ़ाते हैं। ए फॉर, वो ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के लिए ए, यही तो होता है ना, अनार के आ, वैसे ही एप्पल के लिए ए। तो रियल चीजें दिखाना रियलिया है। इसको देखें जल्दी से, आइडियोइड्स का मतलब होगा इतनी सारी चीजें जो आप केवल सुनते हैं, केवल सुनते हैं, केवल सुनते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं इसमें, क्वेश्चंस दो तीन तरीके से बनने हैं। पहला ये बनना होगा कि कौन से ऑडियो उपकरण है, पहला आता है जो आप आसानी से बता सकते हो। दूसरा जो अब प्रश्न बन रहा है कि ऐसा ऑडियो जो एड्स हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर कौन से चीजें डेवलप होती हैं। तो जैसे ही हम लोग श्रव्य साधन की बात करते हैं तो ये फैसिलिटेड लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग आर नोन अस ऑडियो एड्स। बच्चों के श्रवण को लेकर के, है ना, संवेदना और श्रवण को लेकर के, सुनने की क्षमता को लेकर के हम जानते हैं। इसमें शिक्षक को किस क्षेत्र में सुविधा मिलती है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। श्रव्य साधन जैसे ही हम लोग उपयोग करते हैं, बच्चों को भाषा के
लिए सुविधा मिलती है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट में हम उपयोग करें तो इसमें ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। भाषा विकास में फिर कौन सा स्किल आएगा? क्या हम लोग ऑडियो एड्स से, श्रव्य साधन से बच्चों का रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं? नो। राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं? दो चीजें डेवलप कर सकते हैं, और लिजनिंग एंड स्पीकिंग। ये भी चीजें प्रश्न आ चुका है कि कौन से चीजें किसका डेवलपमेंट के लिए काम आता है। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल? रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो कैसेट्स प्लेयर, लिंग्वा फोन। इनमें से किस चीज को उपयोग आप लोग किया है? आप लोग सभी का उपयोग किए होंगे, देखे होंगे। आज के समय में ये सब चीजें चली गई हैं। अभी सब दिखाता हूँ कैसे होता है, वो कैसे चलता है, देखेंगे। सबको दिखाऊंगा, बस इंतजार करिए। सबको पहचानिए और अपने पुराने दिन को याद कीजिए, है ना। आकाशवाणी है ये, और आप सुन रहे हैं, ऐसे बोला जाता था। ये जो है, कोई भी श्रवण जो साधन होता है या कोई रेडियो है, ये किसी भी बच्चे के अंदर, मैं लाइन खींच रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट कैन इम्प्रूव कॉम्प्रहेंशन थ्रू लिजनिंग, साथ ही साथ आल्सो दे कैन करेक्ट देयर प्रोनाउंस ड्रिल। इसके लिए रेडियो का उपयोग होता है बेहतर ढंग से बच्चों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और साथ ही साथ जो उच्चारण होता है उसको। और ये ऐसा साधन है जिसको रोक रोक कर बच्चों को सुनाया जा सकता था, है ना। इसमें कुछ चीजें चलती थी जो रुकता था। इसको आकाशवाणी कहा जाता है, क्योंकि वाणी कहाँ से आती है? आकाश से। इसका स्वरूप अब किसने ले लिया है? एफएम का फुल फॉर्म बताएंगे आप, पीछे आप दोनों बता दीजिए, चल जाएगा। एक बोले वो तो दूसरा को तो बेनिफिट मिलता ही होगा, आप लोगों को जुड़वाए तो। न, नंबर अलग अलग आ रहा है बोल रहे हैं पेपर में। एफएम का फुल फॉर्म सर आप बताएंगे? आप लोगों से तो उम्मीद है, इसलिए इन लोग नहीं पता होगा, विषय वाले नहीं है तो। गूगल, गूगल की जुगल। हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉडुलर, ठीक है। हाँ, और ये पूरे फ्रीक्वेंसी में चलते हैं। फ्रीक्वेंसी, अभी तो बोला है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉडुलर। और इसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेगाहर्ट्ज में होता है। सुने होंगे, आप सुन रहे हैं 91.9, ऐसे आते हैं ना मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं 110.6, ये सब चैनल के नाम है। इसी फ्रीक्वेंसी आप लाएंगे ना तो अभी आपका रेडियो एफएम चलना शुरू हो जाएगा। यही होता है ना, कुछ ऐसे हैं जो सेट हैं। लोग जो एफएम चलाना जो शुरू हुआ था, एफएम का कॉन्सेप्ट आया था, वो अलग अलग स्टेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी से सेट किया जाता है। ऐसे में ये यहाँ पर जैसे लेके आते हैं आप, ये फेमस है, सुने होंगे इसको, विविध भारती जिसको कहा जाता है, ठीक। बहुत सारे मुझे पता है, 95 आता है, 90.8 आता है, 94.3 होता है, सब एफएम है। इसको जहां भी अगर सेट कर दिया जाए ना, ऐसे घुमा घुमा के, सब में चैनल चलने लग जाएंगे, गाना चलता है। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडुलर। तो ये बच्चों में आज एफएम भी बच्चों में बेहतर ढंग से सुनने का, बेहतर ढंग से प्रोनाउंस करने का क्षमता देता है। उसके बाद आ गया टेप रिकॉर्डर। ये फिक्स होता है, इसमें कोई जानकारी रिकॉर्ड कर लिया जाता है वॉइस को, और उसके बाद बच्चों को सुनाया जाता है। और खास करके अल्फाबेट, खास करके काउंटिंग है, एबीसीडी है, आर है, ये सब चीजें, या फिर छोटे छोटे सेंटेंस को भी हम हाँ, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। बिना फ्रीक्वेंसी के ये आज के समय में संतोष सुने, ये लेटेस्ट वाला है इमेज। ये इमेज लेटेस्ट है, इसमें सभी फंक्शन उपलब्ध होंगे। एफएम का होगा, रिकॉर्डेड का होगा, रेडियो भी चल रहा होगा, इस कारण से। हाँ, संतोष कंपनी का नाम है। तो ये क्या करेगा भाई, ये भी आपको उच्चारण क्षमता और लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक। वॉइस कैन करेक्ट देयर मिस्टेक बाय लिसनिंग टू देयर वॉइस। इट हेल्प द स्टूडेंट टू करेक्ट देयर स्पीच एंड कैन आल्सो इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। यहाँ पर देखिए, ये बच्चों को पढ़ने के कौशल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डिंग चलाते जाइए, बोलता जाएगा, बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हेल्प मिलेगा इससे।
आ गया अब लिंग्वा फोन। इट प्रोवाइड सेल्फ स्टडी लैंग्वेज कोर्स, स्टूडेंट कैन हेल्प प्रॉपर स्पीच पैटर्न। ये कैसेट है जो चल रहा है, देखिए थे इतना बड़ा कैसेट। हाँ, पुराने समय में इसी को चलाया जाता था, लिंग्वा फोन को। और कहीं होगा, होगा कहीं यहाँ पर, नहीं है तो मैं बना देता हूँ यहाँ। चलो यहाँ से आवाज आएगी, ये भी रिकॉर्डेड पैटर्न में ही है। ये आज के समय में लगभग लगभग लुप्त हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल ने सबका स्थान ले लिया है। अब वो कैसे चलता है पता नहीं, घुमाते होंगे, कैसे करते होंगे। लैंग्वेज लेबोरेटरीज, लैंग्वेज लेबोरेटरीज का मतलब ये है कि आज के समय में ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन यूज टू एंड, ये दोनों में की काम किया जा रहा है आज के समय में। लैंग्वेज लैब देखें कभी, भाषा का जो लैब होगा, वहां पर भाषा विज्ञान के कहना चाहिए एक प्रकार का साइंटिफिक एक मेथड है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे और भाषा को लेकर के नॉलेज लेते रहते हैं। तो ये आपके लिए काम का लैंग्वेज लेबोरेटरीज आज के समय में भाषा सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है। सिस्टम के साथ आप बैठेंगे और काम करेंगे। उसके बाद आता है विजुअल एड्स। जिस ऐसे साधन सामग्री जिसमें बच्चे अपने विजुअल ऑर्गन का अर्थात आंखों का उपयोग करते हैं, विजुअल ऑर्गन दो ही हैं, एक और दो आंखें, उसी के हिसाब से हम भाषा को सीखते हैं, जानते हैं, उसको हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम है ब्लूम, ब्लूम टीचिंग या ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम आता है पेडागोजी में। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोग कहीं से भी पढ़ के जाएंगे, पेडागोजी में पूछा जाता है। तो जो ब्लूम टीचिंग है, इनका उद्देश्य भी है बच्चों को संज्ञानात्मक शिक्षा देना, प्रभावी शिक्षक देना, और साइकोमोटर का मतलब हो गया गत्यात्मक स्किल प्रदान करना। अभी कैसे समझेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी को देखेंगे हम। इसमें अगर बात करें विजुअल एड्स में तो क्या होगा, रेडियो टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो कैसेट, ये तो किस में आ गए, ऑडियो में। इसमें देखेंगे विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड, ये तो हो गया ना ऑडियो, ऑडियो कैसेट हो गया ऑडियो। हम अगर बात करेंगे ब्लैक बोर्ड की, चार्ट की, मैप की, फाइनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, ग्लोब, सबकी अभी एक एक करके आपको वो वर्णन देखना पड़ेगा कैसे कैसे होते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है किसी भी चीज को आप देख करके कैसे समझते हैं, है ना। और देख करके समझने का मतलब है, हम आपके पास कोई कंटेंट है, ये अभी अधिकतर पूछा गया है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हिंदी में देखें तो ऐसे चढ़ेगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नॉलेज को लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद उस पर समझबूझ का उपयोग करते हैं, समस्या की व्याख्या करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग अलग अलग तरीके से अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये अदल बदल के पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जब भी लिखेंगे विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण होगा और मूल्यांकन लास्ट में होता है, ठीक ऐसे। ब्लूम टेक्सोनॉमी ये बीच में आ गया था तो ध्यान रखें। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, सभी दृश्य सामग्रियां हैं जो सामान्य रूप से, ब्लैक बोर्ड तो आपके लिए सहायक सामग्री का काम करता है। कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जो या तो छपे हुए होते हैं, या फिर आज के समय में तो चार्ट का भी बनाने का तरीका बहुत अच्छे से आ जाता है। सिंपल वे में आप इसको बना सकते हैं, कोरे कागज पे बहुत सारी चीजें टीचर बना बना करके लाता है या स्टूडेंट बनाते हैं, वो आपके लिए सहायक सामग्री है शिक्षण के लिए। जब आप चार्ट का उपयोग कर रहे होते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कलरफुल, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा मजेदार भी होना चाहिए, तब वो चार्ट का मतलब है ना। आप बनाएंगे सिर्फ चार्ट बना के ले गए, ऐसे खोलते हैं तो पूरा कोरा है, देखिए एक आता है ना कॉमेडी में कि कोरा चार्ट, इसमें था, इसमें घास था, घोड़ा था, सुने हैं, है ना। तो कहाँ है घास, कहाँ है घोड़ा, है ना। तो घोड़ा, घास कहाँ है, तो घास तो घोड़ा खा गया, तो घोड़ा कहाँ है। हाँ,
सुने हैं भाई। इसलिए ध्यान रखेंगे, धोखे से आप किसी ऐसे चीज को ना ले जाएं सहायक सामग्री में जो ब्लैंक हो। ध्यान रखें कलरफुल होना चाहिए, अच्छे अच्छे चीजें बनी चाहिए। अब घास को घोड़ा खा गया तो घोड़ा रुकेगा थोड़ी, वही चला गया है, इसलिए कोरा है ये ऐसा। मैप क्या होता है? मैप नॉर्मली हम लोग देखते हैं इंडिया का मैप, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट का, जिले का। वो जो मैप होता है वो बच्चों को खास करके जो डायग्राम बना होता है वो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से किसी क्षेत्र को बताना हो, एरिया की समझ, किसी भूमि की समझ, किसी समुद्री की समझ, या किसी भौतिक स्थिति को समझाना है, रोड को, सिटीज को, तो वो चीजें लाइए, मैप को दिखाइए। या स्कूल में लगा भी होता है मैप, है ना, वहां पे बच्चों को ले जा करके समझाया जा सकता है। फैनल बोर्ड होता है बच्चों में दृश्य सामग्री के रूप में। एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पर आप फैब्रिक्स यूजली रेस्टिंग द ऑन अ इजियल, जैसे ये कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको यहाँ चिपका दिया जाता है, इसको फैनल बोर्ड कहा जाता है। अधिकतर देखा गया होगा सूचना पटल भी जो होता है फैनल बोर्ड ही लगा होता है, जिसमें कभी कभी टीचर्स कुछ ऐसे लिख करके, कागज लिख करके ऐसे पिन लगा देते हैं, ध्यान दीजिए आप। वो फैनल बोर्ड है ना, उस पर आप हैं, नोटिस बोर्ड सूचना चिपकता है इसलिए नोटिस बोर्ड हो गया आपके लिए, है ना। नोटिस मतलब सूचना, आप वहां पे कुछ भी जानकारियां लगा सकते हैं समय के हिसाब से। वो आप लोग देखे होंगे तो ब्लैक वाला रहता है उसका, लेकिन आप फाइनल देखें तो कलरफुल हो सकता है, उसमें कुछ चीजें चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, बार बार इसको हटा करके दूसरी चीजें उपयोग कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड, छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड उपयोग में लाया जाता है, इमेज के साथ, उनकी स्पेलिंग के साथ चार्ट लगा होता है। इट इज अ कार्ड कंटिन्यूड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत छोटे खर्चे में बहुत बेहतर जानकारी देने के लिए होती है, जिससे बच्चे आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आप लोगों को मिला ही होगा स्कूलों में, देखिए हैं स्कूलों में रहता है। बस थोड़ा सा बचा, ऑडियो विजुअल, वो सभी संसाधन जिसको आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और वो मल्टीमीडिया ही होगा, है ना। आप इस पे आते हैं, जो पहले चल रहा था वो भी चीजें पूछा जा सकता है, और अभी के चीजें एलईडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, फिर मल्टीमीडिया के समस्त संसाधन मोबाइल से लेकर के डिजिटल पैनल से लेकर सभी चीजें, ये भी जो आप देख रहे हैं वो ऑडियो वीडियो दोनों हैं। तो ऑडियो वीडियो क्या होता है, इसमें दोनों आपके सेंस काम करते हैं, आपकी दोनों इंद्रियां काम करेगी जैसे उपयोग किया जाएगा। कौन से ऑर्गन? आपके सुनने वाले सेंस ऑर्गन और विजुअल ऑर्गन। वैसे इसको आप नाम से जानने के बाद आपको डिटेल प्रश्न, देखिए इसमें प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, बार बार बता रहा हूं कि किसी भी टीएलएम का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहले चीज तो कौन टीएलएम है पहचानने की क्षमता आप लोगों में है, लेकिन हर टीएलएम के अलग अलग यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस है। टेलीविजन क्या मदद करता है? इट हेल्प द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इन रिच वोकेबलरीज एंड प्रोनाउंसिएशन बाय प्रोवाइडिंग सम एजुकेशनल प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया कल, टीवी में बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम आ रहे हैं जिसको देख करके आप बहुत सारे चीजों का कॉन्सेप्ट ले सकते हो, अपने वोकेबलरी को बढ़ा सकते हो, समझ बना सकते हैं। कंप्यूटर में तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है ना। वो सभी चीजें जो आप जानते हैं वो तो होगा ही, और वो सभी चीजें जो आप नहीं जानते वो भी हो सकता है वहां पे सीखने के लिए। तो एक ऐसा संसाधन है जो आज का ये मुख्य रूप से आधार है, सिस्टम कंप्यूटर। तो ये सभी चीजों को बच्चों में लेकर आता है, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, लॉजिकल हो, या फिर एनिमेटेड हो, या फिर आज के समय में एआई बेस्ड हो। और भाई ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है, बशर्ते कि आप इसमें कंप्यूटर में साक्षर हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है। उनको चलने दो, कंप्यूटर में साक्षर है कि नहीं डिपेंड करता है। नहीं तो आप बच्चे को लेकर आइए, कंप्यूटर रख दीजिए, सीख जाएंगे क्या वो? नहीं, तो उनको चलाने भी आना चाहिए।
ये फिल्म स्ट्रिप भी तो पहले चलता था। सीडी डीवीडी जानते हैं ना, जिस जो कैसेट होता था वो रिकॉर्डेड होता था, उसको लगा दिया जाता था, तो पहले इसी से चलाया जाता था। आप लोग सीडी डीवीडी के जो स्टोरेज है ना उसको ध्यान में रखेंगे। ये लगातार पूछा जाता है कि किसका कैपेसिटी स्टोरेज कितना होता है। सबसे ज्यादा जो होता है किसी कंप्यूटर में जो मेमोरी कार्ड होता है, किसमें सबसे ज्यादा होता है? सीडी में, डीवीडी में, यूएसबी कार्ड में, ब्लूरे होता है। ब्लूरे चिप सुने हैं? सबका होता है। और तो और ये भी याद रखना पड़ेगा सीडी का स्टोरेज कितना है, डीवीडी कितना है, सबके अलग अलग है। तो ये काम करेगा फिल्म स्ट्रिप। पहले होता था मल्टीमीडिया के रूप में उपयोग। स्लाइड प्रोजेक्टर, ये भी स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है? जो एक एक पेज खसकता जाता है। हम लोग पहले इसमें पढ़ते थे, प्रोजेक्टर से ही पढ़ाई कर रहे थे। आप लोग बैठे थे प्रोजेक्टर में जब क्लासेस होती थी तो? आप थे? नहीं बैठे थे? नहीं, यहाँ यहाँ का जो प्रोजेक्टर है ये कोई बस सेम ही था, बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं था। वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बाहर चला गया है, अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा। हाँ ठीक। अब प्रोजेक्टर के बाद जो आया है, जो अभी आप देख रहे हैं, इंटरेक्टिव पैनल। इंटरेक्टिव पैनल या फिर स्मार्ट बोर्ड जिसको कहते हैं, डिजिटल बोर्ड कहते हैं, ये चीजें आज के समय में आ रही है। और ये सबसे बेहतर माध्यम टीचिंग के लिए माना जाता है ना। बड़े क्लास हो या ऑनलाइन क्लास लेने हो, तो इस सभी चीजें के लिए एक ऐसा टेक्निक है जिसको आसानी से बच्चों को बेहतर ढंग से समझाया बताया जा सकता है। और लास्ट में एक बच गया है, वो है मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा है जिसको आप लोग पढ़ाने के दौरान शिक्षक उपयोग करता है सहायक सामग्री के रूप में। अब कई जगह पे ये लगे नहीं है, तो शिक्षक छोटी छोटी बातों को बताने के लिए हो सकता है वीडियो क्लिपिंग दिखाते हो या कुछ इमेज वहां पे सर्च करके दिखा दिया जाता हो। तो ये भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो ये है टीएलएम। टीएलएम के बारे में जानकारी। आगे कुछ होगा आईसीटी। आईसीटी के बारे में हमने इससे पहले देखा। आईसीटी सुने हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का उपयोग भाषा सिखाने या भाषा के क्लासरूम में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप स्कूलों में ही क्या करेंगे, कंप्यूटर सेटअप या प्रोजेक्टर हर क्लास में फिट कर देंगे। पूरी की पढ़ाई इसी से होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा। और आईसीटी के लिए अभी खास करके हाई स्कूलों में आईसीटी की क्लासेस चलती हैं, आईसीटी से ही पढ़ाया लिखाया जाता है। और जितने हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक सफेद जो पर्दा टंगा होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, वो है आईसीटी की क्लास। उससे बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से कंटेंट को पढ़ाया समझाया जाता है। और इसीलिए हर स्कूलों में आईसीटी के लिए अटल टिंकरिंग लैब भी बनाया गया था। सुने होंगे अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग लैब ये आईसीटी से ही रिलेटेड था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब इस पर एक कॉन्सेप्ट और है कि जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, लो कॉस्ट ऑफ टीएलएम। आप टीएलएम जब बनाते हैं तो कैसे सस्ते में कबाड़ से जुगाड़ करके पढ़ाते हैं, उसको नया टॉपिक जोड़ा गया है। आप टीएलएम ले रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम करेंगे कल। अभी थोड़ा सा रीजनिंग के थोड़े कुछ और टॉपिक्स आप लोगों को बता दिया जाए। रीजनिंग 2 दिन हो गया, हुआ नहीं था। वैदिक गणित में किसी को परेशानी? जितना कंटेंट आपको मिल चुका है, कम से कम उतने कंटेंट को ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आप लोगों से बनता भी होगा, आसान है ना। बशर्ते रिश्ते नाते को जानते होंगे। चालू कर दो भाई, 5 मिनट में क्लास बंद हो जाएगा। किसी का मोबाइल ऑन है?
ब्लड रिलेशंस या रक्त संबंध। जितने लोग जुड़े हैं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हो सकता है प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न तो बनता ही है। आप जिस तरीके से बनाते होंगे हो सकता है वो तरीका आपको पता हो, लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्थित तरीके होते हैं जिससे ब्लड रिलेशन बनाया जाता है। पहले चीज तो ब्लड रिलेशन में आपको रिश्ते नातों के बारे में पता होना चाहिए, किसको क्या कहा जाता है, तब बनेगा फिर। मैं पूछूं किसको क्या कहा जाता है, यहीं से शुरुआत होगी सामने में। ठीक है, सरहज बहिनी किसको कहते हैं बताइए, सरहज बहिनी किसको कहते हैं बताइए। हम, हाँ, सरहज बहिनी जिनका विवाह हो गया होगा उन लोग जानते होंगे, जानते हो ना, जानना है भाई, छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो ब्लड रिलेशन में जानना ही होगा। अब यहीं से फिर आपका क्वेश्चन में फर्क आ गया अभी। समझ गए ना सब किसको कहते हैं, अब इनको बता दीजिए, हम बताएंगे किसको कहते हैं। अब तो सुन लिए, हाँ, आपकी मामी आपके पापा को सरहज भाई और उनको सरहज बहनी बोला जाता है ना। चलिए, लेकिन हम बात करते हैं प्रश्नों के नेचर में, ब्लड रिलेशन में रिश्ते नातों को कैसे डिकोड किया जाता है। पहला चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी दो पीढ़ी की बात की जाएगी, एक पिता है और पुत्र है, दो पीढ़ी हैं, तो आप पिता पुत्र का संबंध कैसे बताएंगे इसको देखेंगे। पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध को परीक्षा में बनाते समय क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे पिता, पिता का ही एरो का निशान सिंगल एरो होगा पुत्र, क्योंकि आपको ऐसे डिकोड करना पड़ेगा। पिता पुत्र को हमेशा ऐसा दिखाएंगे। पिता और पुत्री का संबंध भी बताया जाएगा, तो पिता पुत्र या पुत्री दोनों के लिए आप ऊपर पिता लिख के नीचे। अब ये बताइए, यहां पर एग्जाम्पल देखिए, कमल सुरेश का पुत्र है, सुरेश कमल का पिता है। बेसिक समझ लीजिए, जितने कठिन कठिन रिलेशन आपको बनाने होंगे, क्योंकि इसमें कोडिंग वाले रक्त संबंध तक पहुंच चुका है रीजनिंग, है ना। ए हैशटैग बी बराबर होता है बी का पिता है, ऐसे वाले आते हैं प्रश्न। आप लोग क्वेश्चन देखते कब हो, देखते हो कि नहीं देखते हो, देखते हैं। अब इसको बताइए कैसे इसको इंडिकेट करना होगा। पहला स्थिति ये है, पहले स्थिति और दूसरी स्थिति में देखिए, कमल सुरेश का पुत्र है, तो कमल ये होगा, कमल सुरेश का पुत्र है। दूसरा है हाँ, सुरेश कमल का पिता है। एरो देखिएगा, एरो में बहुत चीजें फर्क पड़ सकता है, यहाँ पर आपको नॉन वर्बल चीजें भी आप मिल सकता है, इस कारण से इस चीजों को समझिए। कमल का पिता, जब भी माता पिता की बात होगी एक पीढ़ी ऊपर नीचे करेंगे, सीधी बात है, ऊपर से नीचे। तो सुरेश का, यहाँ पे आप ये नहीं पढ़ सकते सुरेश का पुत्र कमल है, इसको यही पढ़ना पड़ेगा कमल का पिता सुरेश है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, पढ़ेंगे कैसे, कमल का पिता सुरेश है, एरो जहां लगा हुआ है ना उसको वैसे ही पढ़ना है, यहाँ एरो नीचे है, सुरेश का पुत्र कमल। तो बोलने समय पर, क्योंकि वर्ड रिलेशन में ना आखिरी जो क्वेश्चन डाल दिया जाए ना, कौन किसका पुत्र है क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऐसा वाले प्रश्न आते थे पहले, डीएड बीएड प्री वाले में आता था पहले, तो वहां से आप मुक्ति हो चुके हो, अब बड़े लेवल पे समझना पड़ेगा। तो जब भी माता पिता की बात होगी तो ध्यान रखेंगे
चाहे पिता की बात हो या माता की बात हो रक्त संबंध में, ये भी यहां लिख देता हूं, माता का पुत्र या पुत्री से संबंध, तो ये भी दिखाएगा माता है तो नीचे पुत्र या पुत्री होंगे, ठीक है, या पुत्र पुत्री हैं तो उसकी माता को आप ऐसे लिखेंगे, कुश की माता सीता है। तो आप क्या करेंगे, कुश जो है यहां लिखेंगे, कुश की माता जो है उसको एरो करके सीता, सीता का पुत्र कुश है तो ऊपर सीता ही रहेगा, नीचे कुश ही रहेगा, एरो बदल जाएगा। अब एरो से भी ज्यादा परेशानी नहीं है, आप बस ऐसा लगा दीजिए, एक सिंपल लाइन भी खींच दीजिए तब भी चलेगा। उसका मतलब यही होता है कि ऊपर पेरेंट्स हैं नीचे बच्चे हैं, ऊपर पेरेंट्स हैं नीचे बच्चे हैं, ठीक। दूसरी स्थिति आती है भाई बहन, क्वेश्चन नहीं लिखते हम अभी, भाई बहन, भाई और बहन का रक्त संबंध कैसे बताएं। तो आप जब भी भाई बहन की बात आएगी ना तो आप किसका निशान लगाएंगे, एक सिंगल, भाई और बहन ऐसे बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को कंडीशन दूंगा ना, आप कैसे सेट करते हैं उसको समझेंगे। ये दूसरी स्थिति थी। तीसरी स्थिति है पति पत्नी को कैसे दर्शाएं। पति पत्नी को दर्शाने के लिए आप क्या करें, पति डबल, आपके हिसाब से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पीढ़ी हमको समझना पड़ेगा, अगर हम लोग पिता पुत्र बोले तो दो पीढ़ी हो गए ना, ऊपर पीढ़ी नीचे पीढ़ी, तो उसको ऊपर से नीचे ऐसे बताने का प्रयास करें आप जब डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। तो भाई बहन मतलब एक ही संतान के दोनों बच्चे हैं तो सेम पीढ़ी में रखेंगे। पति पत्नी अगर कहा जाता है, ये उसका पति है उसकी पत्नी है, तो आप बराबर रखें पति पत्नी को और बराबर रख करके अगर बराबर निशान लगा दीजिए, इसमें सिंगल इसमें डबल। ये इसका मैनुअली कोई नियम नहीं है ना, ये आपको समझने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। जो जब से दादा के लिए कहा जाएगा तो एक दादा है तो उसका क्या होगा, गलत, यही फंस जाएंगे आप। दादा का नाती नहीं होता है, दादा का पोता होता है। हाँ वही चीज जानना है भैया, दादा का पोता होता है, नाना, पोता या पोती, नाना का होता है नाती या नतनी, नहीं भैया। हाँ अब इसको दिखाने के लिए हमको ए अगर दादा है, बी सेकंड पीढ़ी और बी हो गया पोता, पोता या फिर हम लोग लिख सकते हैं पोती, पोता पोती लिख सकते हैं। ये एक्स जो है, हाँ ये बताएंगे इसलिए बोला हूं, ए दादा है बी पोता है तो एक्स होगा बी का, हाँ ठीक है, एक्स होगा बी का पिता। ए नाना है बी नाती है तो एक्स होगा माता, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं, दो चार कंडीशन देखेंगे तो समझ में आएगा। चाचा को दिखाने के लिए कैसे करेंगे, पीढ़ी बनाएंगे। अगर एक दादा है, एक वंशावली बनाएंगे, वंशावली समझते होंगे आप, ए दादा है एक्स बराबर वाई, यहाँ पे मैं कुछ डिकोड कर रहा हूं, उसके बाद है जेड बराबर पी, उसके बाद है
N और M, उसके बाद है C और K। बस नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। आपसे कहा जाता है N और C का क्या संबंध है, N और C का क्या संबंध है। वंश वैसे से समझिए, पूरा ब्लड रिलेशन समझ में आ जाएगा। N और C का क्या संबंध है, चचेरा। कहां से मेरा हो गया भैया। पहली चीज ध्यान रखें कि किसी में मैंने कौन महिला है कौन पुरुष है इंडिकेट किया है क्या, यही चीज है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आप आते हैं यहाँ पे महिला पुरुष के बारे में। आप लोग जब भी किसी को नाम लिया जाएगा, वो उसका दादा है तो दादा के लिए हमेशा प्लस लगाएं, दादी के लिए माइनस कर दें, ठीक। ये हमेशा बराबर की चिन्ह है। अब मैं बना दिया इसको प्लस तो इसको बना दिया वाई, इसको प्लस इसको माइनस, ठीक है। अब देखिए, इसको प्लस इसको माइनस इसको माइनस, नॉन वर्बल है। और मैंने ये बताया कि प्लस मतलब होता है पुरुष जाति और माइनस मतलब होता है महिला जाति। अब आप बता सकते हैं एन और सी का संबंध, तो एन और सी का क्या संबंध है, तो एन जो है सी का चचेरा भाई है, सी जो है एन की चचेरी बहन है। मैं मेरी वाली बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया तो ये प्लस है ये प्लस है, मतलब दोनों भाई भाई होंगे। अगर मैंने इसको माइनस किया है, हाँ ये भी हो सकता है कि सामान्यतः ये बोला जाता है कि दोनों भाई हैं, बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। नहीं तो हम मान सकते हैं ना, हो सकता है एक्स और पी भाई बहन हो, या ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहीं कहा क्या कि दोनों भाई हैं, एक्स और पी दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं। और ये जो हो सकता है इसका पति, अब इसका पति हुआ तो इनका जो रिलेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, बुआ। ब्लड रिलेशन नहीं है, नॉन वर्बल से आपको पूरे रिश्ते नातों को समझना पड़ेगा। इसकी बुआ हो जाएगी पी, तो ये फूफा जी हो गए, नहीं होते क्या, होंगे ना। और ये दोनों एक्स के भांजे भांजी भांजी हैं, दोनों भांजी भांजी हैं। अब ऐसे में ये ममेरी बहन हो जाएगी। अगर हम ममेरी बहन मतलब फुफेरे भाई बहन, वैसा भी होता है ना, फुफेरे भाई बहन भी होता है ना। हाँ, अब ये कंफ्यूज हो गया ये। 130 रिश्ते नाते हैं पुस्तक में, पीडीएफ भेज दूंगा। कंफ्यूजन होगा तो वैसे उतने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने इनको बना दिया है। एक, हाँ, एक पुत्र है और एक पुत्री है। प्रश्न ऐसे आते हैं, पहले ना यूपीएससी के रीजनिंग में ऐसा आता था, ऐसा कुछ नहीं दिया था। ए का एक पुत्र है एक्स और उसकी एक पुत्री है पी, वही होगा ना, है ना। पी के दो बच्चे हैं और दोनों लड़की हैं। ऐसा आता था प्रश्न, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता था। ये पजल होते थे ना, ब्लड रिलेशन के पजल आते थे, पूरा पजल बनाना पड़ता था ऐसे ही। इसी कारण से आप लोगों को इस लेवल तक थोड़ा सिंपल से शुरुआत करते हैं। अब नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर क्या क्या बताते हैं। चलिए भाई लिखेंगे, मयंक प्रमोद का भाई है, भारती संजय की बहन है। आप लोग प्लस माइनस का उपयोग करेंगे, भाई की जगह भाई, बहन की जगह बहन। प्रमोद भारती का पुत्र है। सभी प्रश्न लिखेंगे ना, रफली बनाने का काम मत करिएगा, ताकि आप लोग। तो बताइए
कि मयंक का भारती से क्या रक्त संबंध है या क्या संबंध है? ऑप्शन दे देता हूं। भाई, पुत्र, माता या बहन। देखते हैं, मैं बनाया नहीं हूं अभी, क्वेश्चन है। बनाए होंगे, ठीक है, सही बनाए होंगे। चलिए देखते हैं, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें करनी होगी। मयंक प्रमोद का भाई है, तो आप क्या लिखेंगे? मयंक प्रमोद। ये कर लिए, दोनों भाई हैं। अब नाम में भाई लिखा हुआ है तो दोनों भाई होंगे, है ना। अगर नाम में लड़की का नाम होता तो भाई बहन होते। भारती संजय की बहन है। अब ये इनका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है दोनों का, तो हम लिखते हैं भारती संजय। माइनस प्लस का काम ही नहीं है, भारती लड़की है, संजय लड़का है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, प्रमोद जो है भारती का पुत्र है। भारती कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे प्रमोद। इस प्रमोद को यहाँ उतारें तो ये पूरा पेयर में उतरेगा। भाई भारती जो है, प्रमोद जो है भारती का पुत्र है, तो ये दोनों भाई है ना, तो इसका भी पुत्र होगा। तो रिलेशन क्या बन रहा है? ये पुत्र है तो ये भी पुत्र होगा। ऐसा बनाना है आपको, और यहां पर लिख लेंगे। अब लिखने की आवश्यकता नहीं, जो ढूंढना पड़ता है, बशर्ते कि आपका उत्तर जितने लोगों ने बताया गलत है, उत्तर होगा, इसी में फंसेंगे आप। लाइन को ध्यान से पढ़िए। उत्तर किसको लेना पड़ता है पता है? ब्लड रिलेशन में उस समय, अभी एक पॉइंट ही बता रहा हूं, आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। मयंक का, तो आप वहां पर पूछिएगा किसका संबंध खोजना है, तो प्रश्न में जाइए, किसका संबंध खोजना है? मयंक का। तो मयंक कौन? भारती का पुत्र। मयंक कौन? पुत्र। तो उत्तर होगा पुत्र। नहीं तो फंस जाएंगे, दोनों ऑप्शन रहते हैं, पुत्र और माता। पूरा बनाने के बाद भी आप गलत कर बैठे, यहाँ पे फंस जाएंगे। फिर जहाँ पे का लिखा है ना, तो उसी को ढूंढना है। जहाँ मयंक का भारती से क्या संबंध है, तो इसी का संबंध निकालना है। निकालना इसी को, यही तो हमको समझना है। भारती का निकालना, उनका मयंक का निकालना लिखा है, मयंक का। उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ना, किसका निकालना। आप इंग्लिश में देखते हैं तो इसका इसके साथ, जैसे ऑफ होता है ना, ऑफ का मतलब, उसमें एक पढ़ते समय हम लोग को ये बताया जाता था कि जहां भी ऑफ मयंक आता, तो मयंक कौन है ये उत्तर निकालना है। मयंक पुत्र है तो उत्तर होगा। भारती माता है ये भी निकल रहा है, लेकिन प्रश्न में मयंक कौन है, ऐसे। चल एक दो प्रश्न और देख लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, और उत्तर जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आपकी समझ बनेगी। हो जाएगा ना? है, तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेना है, हो सकता है मेथड मेरा फेल हो जाए। मैं, हाँ मैं समझ गया हूँ, आप लोगों ने जिस भाव से समझा है उस भाव से ही समझना है।
लेकिन उत्तर में जो आप लोगों को निकालना होगा ना, वो प्रश्न के भाव से ही निकालना है। चलो दूसरे प्रश्न में मिल जाएगा आपका भाव, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 जैसा जैसा आता है। आशीष विनय का भाई है। हो सकता है आपका लॉजिक सही होगा भी। चंदन आशीष का पिता है। धनंजय ईशा का भाई है। ईशा विनय की पुत्री है। हाँ, ईशा विनय की पुत्री है। तो सिंपल सा प्रश्न, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। धनंजय का चाचा कौन है बताना है। उसके बाद आपको सिंपल तरीके से बनेगा। हाँ, बना दे क्या जल्दी से। आशीष विनय का भाई है, देखते जाते हैं कैसे बनाना है। यहां लिखना है आशीष। आशीष और विनय को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों भाई है ना। आशीष और विनय को ऐसा लिख लेते हैं। पहला कंडीशन, चंदन आशीष का पिता है, तो क्या हो जाएगा, चंदन जो है आशीष का पिता है। दूसरी स्थिति यह है, चंदन जो है आशीष का पिता है, ये पीढ़ी ऐसे लिखेंगे, आशीष का पिता चंदन। धनंजय ईशा का भाई है, यहाँ फिर तीसरी स्थिति, धनंजय और ईशा भाई बहन है। ईशा विनय की पुत्री है। ठीक है, अब कहा जाए, ये एक जोड़ी में बना हुआ है, एक जोड़ी में है, और एक तीसरी जोड़ी है। गिराएगा तो तीसरा जो आखिरी जो लाइन है, धनंजय जो है वो ईशा का भाई है और ईशा विनय की पुत्री है। तो ये लिख देते हैं, विनय की पुत्री ईशा। यहां लिख दिए, तो ईशा का और धनंजय भाई बहन है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो धनंजय और ईशा भाई बहन, उनके पिता विनय, और विनय का जो भाई है उसका नाम है आशीष। ठीक है, प्रश्न कहता है धनंजय का चाचा कौन है। धनंजय का चाचा आशीष है। ये आपको हेल्प कर रहा है ना, एरो वाला आपको मदद करेगा। आप ऐसा सोचते रहेंगे ना तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ता है। तो कभी कभी एक प्रश्न आता है, किसी पिक्चर को, इमेज को देखते हुए, चलो इमेज वाले बनाइए। ये हो गया ना, थोड़े बड़े बड़े में, इसको शॉर्ट में लिख, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा
रीजनिंग में ऐसे चीजों को बनाने के लिए आपको पहली बात तो फ्लुएंसी यानी कि मतलब बहुत तेजी से बनाना सीखना है। दूसरा, मैंने जितने नाम लिखे हैं सबके पूरे नाम लिखे हैं, एग्जाम हॉल में सबका पहला पहला नाम लिखना होगा। ए भी जैसे आशीष लिख रहे हैं ना, तो ये होता है आशीष विनय, ऐसा लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और इसी को ही बनाने के लिए सबके अलग अलग वर्ड दिए जाते हैं, रिपीटेशन नहीं होता है। और रिपीटेशन हो तो आप इसको कुछ हिंट दे दीजिए, आ है और आ है तो ध्यान रखें उसका पूरा नाम लिख लीजिए। जो डबल है, जिसका शब्द डबल होगा उसके एक का पूरा नाम लिख लीजिए, एक का आधा नाम लिख लीजिए, कुछ भी थोड़ा हिंट करेंगे। ऐसे पूरे चीजों को हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं। चलिए लिखेंगे। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इनकी सास नहीं, इनकी माँ, मेरी सास की, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला के साथ या महिला से के साथ में, जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने एक हिंट दे दिया है जो कहना यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। आपको सेल्फ में डाउट है तो आप उत्तर लाइए गलत, फिर देखते हैं। चलिए, क्या इमेजिंग ड्राइंग क्या कर सकते हैं इस पे, देखिए। दिखा भाई, पानी वानी दो जी, या से मारोगे तुम लोग। जल्दी देखेंगे क्या है आंसर। अब मैं उत्तर गलत है बोलूं तो? हाँ, का कहाँ लिखा हुआ है, तो उस थोड़ा सा आखिरी लाइन के भाव को समझिए। और वही तो मैं पहले बार बताया हूं ना, मैंने पूछा और बताने का प्रयास किया कि आप उत्तर को हिंट कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप पूछेंगे कौन, किसका संबंध पता करना, ये कौन है, ये कौन है, तो ये पिता है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो वही आप जब का वाला प्रश्न आएगा ना, का किसके लिए लगा है, पुरुष के लिए, तो पुरुष कौन है, ये उत्तर होगा आपका। नहीं तो आप ना हर बार गलत उत्तर निकालोगे आप। प्रश्न का नेचर ऐसा रहता है कि अब ऑप्शन दोनों रहेंगे, पिता भी है पुत्री भी है, अब कैसे करोगे फिर ऐसे में। अब देखिए, समझिए कैसे। अब इसको बनाने के लिए एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए, पुरुष भी खड़ा हुआ है और वो महिला भी खड़ी हुई है, ठीक। अब किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जा रहा है, ऐसा ही इमेज भी बनाना है।
और दूसरा चीज मैं आप लोगों को और स्पष्ट कर दूं, जितने भी ब्लड रिलेशन है ना, अपने आप को रखेंगे बस, और अपने रिश्ते नातों को याद करेंगे, कौन कौन रिश्ते नाते हैं, और आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। बड़ी फैमिली वाली बात नहीं है, आप कोई ना कोई तो मान लीजिए, माना चाचा है, बुआ है। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इनकी माँ, तो देखिए आप क्या बनाएंगे, उस महिला की माँ, ऐसा लिखेंगे, महिला की माँ। सब किए थे ऐसा, महिला की माँ मेरी सास की। अब स्वयं, अब इनकी सास कौन होगी, बराबर मान सकते हैं इकलौती पुत्री है, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब हाँ, ये आ जाएगा ऐसे, हो गया, कनेक्ट हो रहा है ना। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। कनेक्ट कैसे करना है, अलग से बना सकते हैं, ऐसे तिरछा एरो का यूज भी कर सकते हैं। इनकी माँ अर्थात इस महिला की माँ जो है, इनकी सास की पुत्री, ठीक। अब सास की पुत्री कौन होगा, क्योंकि उस एकलौती पुत्री है। आप इमेजिन करिए, आप के सास की इकलौती पुत्री कौन हो सकता है, पत्नी होगी। अब पत्नी जो है उस महिला की माँ है, अर्थात बच्चे की माँ है। तो उस पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ ये इनकी माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता। बराबर लगाया मैं, बराबर का निशान किसको दिखाता है, पति पत्नी को। तो ये स्वयं अर्थात पुरुष जो परिचय करा रहा है वो पिता है, और ये महिला जो है, एरो देखेंगे बिल्कुल, पुत्री है। एरो कहां से कहा गया है, महिला का पिता, पुरुष, सास है। तो उत्तर क्या होगा ये, अब उसके बाद आप लोगों का फिर दिमाग खसक जाएगा, फिर दोनों ऑप्शन है उसमें। तो इसीलिए ऐसे सिंपल लाइन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपको उसको पहचानना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, पुरुष का लिख दिया गया है तो इसको निकालना है, ये कौन है जो परिचय कराया जा रहा है, तो ये कौन है, तो ये पिता है, ठीक। इसको ऐसे पीडीएफ आप देखेंगे तो इसको ऐसे छोड़ देता हूं मैं, या कॉपी में लिख लेंगे इसको, बस तो। राम रमेश का पिता है। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। वेदमती रमा की सास है, वेदमती की माता वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है, रमेश का हरीश से क्या संबंध है। अब आपको समझ में आया हो गया कि रमेश कौन है, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो रमेश लंबा चौड़ा बन रहा है, यही बताना है बस। खैर ऑप्शन अलग है, इसमें आपको जोड़ देने की जरूरत नहीं, ऑप्शन लिख दूं क्या है, हाँ बताएंगे, बताएंगे।
रुको मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ एक आध। राम रमेश का पिता है, वेदमती रमा की सास है, वेद अच्छा राम है क्या? राम होगा, राम। रमा है। हाँ हाँ, अब ये जैसा छपा है वैसा, रमा का नाम, रमा अकेले और किसी में नहीं है ना, तो ये राम ही होगा। सुधारिए टाइपिंग मिस्टेक से। आप नए तरीके से ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है ना, आप अपने तरीके से जैसा लॉजिक लगा रहे थे वैसा मत जाइए, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। राम रमेश का पिता है। हाँ, ये इसका बताना है ना, लेकिन हाँ, हम मतलब ऑप्शन में ही लिखा है कि हरीश जो है रमेश का परनाना है, एक ऑप्शन है, वही उत्तर है। वो कंडीशन डाल दिया गया है, पहले से बता दिया गया है, बाकी किसी में वो चीजें नहीं लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन दो क्या बोल रहा था। राम रमेश का पिता है, बना लिए थे ऐसा, इसका कनेक्शन था। उसके बाद वेदमती राम की सास है, राम की सास, थोड़ा सा नीचे लिखना था क्या, ये खसकेगा क्या, ऐसा लिख देते हैं। राम की सास है वेदमती, तो यहां पर राम की पत्नी की, सॉरी, सास है का मतलब यहां पर कोई ऐसा चीज है जिसकी मां है वेदमती, ऐसा बनाएंगे क्या, ऐसा समझ सकते हैं, बनाए हैं आप, डब्बा बना दीजिए, हम जिसका नाम आएगा उसको पुट कर देंगे। वेदमती की माता वसुंधरा है, इसकी भी माता है यहाँ पे वसुंधरा, क्लियर हो रहा है अब? जिसका पति हरीश है, वसुंधरा बराबर हरीश। तो आप देखिए किसका कनेक्शन बनाना है, रमेश का। रमेश की माता कौन है, रमेश की माता हम लोग मान लेते हैं एक्स है, रमेश की माता ये है, तो नानी ये है, और ये पर नाना। तो रमेश से हम लोग अगर यहां जाए सीधा सिंगल कनेक्शन, तो ये पर नाना तक जाता है, ऐसा बनाएंगे तभी आपका उत्तर सटीक सही आएगा। बिल्कुल बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर ये एरो का उपयोग नहीं किया आप या लाइन का उपयोग नहीं किए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे इसको निकालते निकालते, है ना। तो आगे देखते हैं, कल एडवांस इसमें एक दिन में खत्म करना होगा। कल आएंगे कि नहीं आप लोग बता देंगे, कल आएंगे, फिर त्योहार का माहौल है, परसों हो ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, त्योहार के दिन। हम्म